हेलो ऑल एंड वेलकम टू लर्न टू एस। आज है डे 2 हमारी यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स पीवाईक्यू का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 2020 सीएसई के हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बरिंद्र कुमार घोष, जेसी चटर्जी, रास बिहारी बोस, हु वॉज एक्टिवली associated with the Ghadar party. Now, Barinder Kumar Ghosh, he was associated with Anushilhan Samiti. J.C. Chatterjee, he was associated with Hindustan Republican Association. And Ras Bihari Bose, who was also associated with Anushilhan Samiti and with Gadar Party, both. So answer will be only Ras Bihari Bose. That is option 3. Now let us discuss about Gadar Party and some important things. So first thing is that when was Gadar Party formed? Let us discuss that. So Gadar Party, it was formed in 1913, and the headquarter, we know that it is San Francisco, USA. So Gadar, initially it was a weekly newspaper through which revolutionary activities were promoted. और इससे एसोसिएटेड जो हमारे लीडर्स थे, जो गदर पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, वो थे सोहन सिंह भकना, और जनरल सेक्रेटरी जो थे फर्स्ट, वो थे लाला हरदयाल। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आपको ईयर भी याद रखना है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अदर लीडर जो एसोसिएटेड थे, भाई परमानंद, करतार सिंह, शराबा एंड मोहम्मद बरकतुल्ला। और भी लीडर्स एसोसिएटेड थे इसमें से, बट ये कुछ मेन है। गदर जो न्यूज़पेपर था, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, मल्टीपल लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश होता था। और उसमें एक लैंग्वेज थी जिसकी स्क्रिप्ट थी गुरमुखी स्क्रिप्ट। तो आपको ये भी याद रखना है। गदर पार्टी रास बिहारी बोस कब एसोसिएटेड हुए? जब 1915 में जिमरमैन प्लान जिमरमैन प्लान के तहत, जब वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी प्लान की गई थी। जिमरमैन प्लान क्या है? तो इसमें गदर पार्टी के लीडर्स जैसे लाला हरदयाल, साथ ही भूपेंद्र नाथ दत्ता और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें चेट्टी भी कहा जाता था, इन्होंने मिलके जर्मनी के साथ एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी प्लान की 1915 में। और बाद में अनफॉर्चुनेटली ये इस एक्टिविटी के बारे में इंटेलिजेंस के थ्रू पता लग जाता है। तो इसमें बाघा जतिन, जिनका नाम जतिंद्र नाथ मुखर्जी, तो वो कन्फ्रंटेशन में बालासुर, उड़ीसा, 1915 में शहीद हो जाते हैं। तो हमने देखा जिमरमैन प्लान, हमने देखा गदर पार्टी के लीडर्स। अब हम देख लेते हैं इसमें कोमागातामारू इंसिडेंट। तो 1914 में जब जापान की एक शिप है कोमागातामारू, शिप का नाम है कोमागातामारू, यह जापान से जाती है वैंकूवर को। तो इसमें बहुत सारे सिख लोग रहते हैं, परंतु जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी रहती है वैंकूवर की, उसके तहत 2 महीने तक इन्हें पोर्ट में ही वेट कराया जाता है और उसके बाद इंडिया वापस भेज दिया जाता है।
जहां कोलकाता में पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन में 18 लोग की जान चली जाती है। तो ये रीजन जो है 1914 का, ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन है जिसके कारण 1915 में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी प्लान की गई और जिमरमैन प्लान वगैरह लाया गया। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे ही हमने एक इवेंट से बहुत सारे इवेंट को मैच किया। हमने गदर पार्टी से स्टार्ट किया, पहले हमने कोमागातो मारू इंसिडेंट देखा, हमने जिमरमैन प्लान के बारे में समझा। अब हम समझते हैं अलग अलग लीडर्स जो इसमें नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हैं बरेंद्र कुमार घोष। बरेंद्र कुमार घोष, अनुशीलन समिति के साथ इनका संबंध है, जो कि एक रेवोल्यूशनरी विंग थी अर्ली 1900s में। जेसी चैटर्जी, इनका संबंध हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से है, जो 1924 में बनी थी। और एचआरए का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना। ये एक फेडरेशन है जो वो बनाना चाहते थे। एचआरए में आगे चल के इसके तहत हमने देखा कि 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी होती है, जिसमें 4 लोग को अरेस्ट किया जाता है और शहीद हो जाते हैं, जिनके नाम हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह। आपको ये सभी नाम याद रखने, क्योंकि नाम आ सकते हैं प्रीलिम्स में। और राजेंद्र लहरी, 4 लोग जो अरेस्ट हुए थे। एचआरए से और कौन से लोग एसोसिएटेड थे? इसके लिए आप बीएससी, मैंने याद किया था बीएससी। तो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल और योगेश चंद्र चैटर्जी, वैसे याद कर सकते हैं इसे। इसके बाद हम एचएसआरए के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। एचएसआरए जो आगे जाके 1928 में बनती है, इसमें भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आजाद जुड़े होते हैं। भगवती चरण वोहरा एक एक्सट्रीमिस्ट थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने, इसका नाम था फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो भी हम माइंड मैपिंग कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज अपने नोट्स ऐसे बनाते जाइए और इसे याद रखिए। और हमें पता है कि भगत सिंह शहीद कब हुए थे? 23 मार्च 1931 में। तो हमने जेसी चैटर्जी भी डिस्कस कर लिया, एचआरए, एचएसआरए और काकोरी भी। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस और एक है रास बिहारी घोष, दो अलग पर्सन है ये। बोस एक रेवोल्यूशनरी हैं, तो वहीं घोष एक मॉडरेट लीडर है। रास बिहारी बोस 1912 में जो हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने की कॉन्स्पिरेसी थी उसमें मास्टरमाइंड थे। साथ ही साथ इन्होंने 1915 के वर्ल्ड वॉर वन में जो हमने देखा गदर के तहत एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी प्लान की गई थी, उसमें इम्पोर्टेंट रोल था इनका। और इसके बाद ये जापान चले जाते हैं, जहां जाकर ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करते हैं। और रास बिहारी घोष का संबंध है इनफेमस 1907 का सूरत स्प्लिट, जहां पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिवाइड हो जाता है।
तो हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और जी बिल्कुल, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम माइंड मैपिंग से हर एक ऑप्शन के बारे में समझे, चीजों को हमने रिकॉल किया और आंसर को हमने ट्राई किया। क्वेश्चन आप देखिए, इसमें एक्टिवली बोला हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली चीज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और आप इसी तरीके से अपने जब भी पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए इसी तरीके से कीजिए। थोड़ी मेहनत करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा, चीजें याद होगी, रिकॉल होंगी, और बहुत आसान लगने लगेंगी। ये देखिए आप, इस तरीके से हमें करना है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। वाइटल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस, वॉज पब्लिश्ड बाय। तो वाइटल विध्वंसक एक वीकली न्यूज़पेपर था। ये जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है उसके खिलाफ इसमें राइटिंग की जाती थी, और कास्ट सिस्टम को अपोज किया जाता था। और इसे लिखा करते थे गोपाल बाबा बलांकर। गोपाल बाबा बलांकर ज्योतिबा फुले से इंस्पायर्ड थे, और इन्होंने इन्होंने वाइटल विध्वंसक लिखना चालू किया 1880s में। तो गोपाल बाबा बलंकर, मैं बता दूं, हम जनरली इतना ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में पढ़ते नहीं है स्टैंडर्ड बुक्स में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी एंड भीमराव अंबेडकर जी, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप एलिमिनेशन ये भी सोच सकते हैं कि जब हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है, जो ऑप्शन अलग है वही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते थे। अब हम हर एक ऑप्शन को मैप करते हैं, हम देखते हैं ज्योतिबा फूले के बारे में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखनी है। तो हमें पता है ज्योतिबा फूले एक माली समाज को बिलोंग करते थे। ये एक एससी थे, और इन्होंने दलितों के हित के लिए लड़ाई की है, और जो शूद्र और अति शूद्र समाज है उनके हक के लिए लड़ाई की है। इसलिए इन्होंने, हमें पता है कि सत्य शोधक समाज का भी गठन किया 1873। मैं ये डेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, पहला। दूसरा है, हम बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। गुलामगिरी बहुत फेमस बुक है, सभी जानते हैं, 1873 में लिखी गई। और इसमें जो शूद्रों की कंडीशन है उसे एक स्लेवरी से कंपेयर किया गया था। इसके अलावा तृतीय रत्न इनके द्वारा लिखी गई थी 1855 में। साथ ही साथ ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्री बाई फुले, और सावित्री बाई फुले को एडुकेट करने में ज्योतिबा फुले जी का बहुत बड़ा हाथ था। वे मानते थे कि एडुकेशन से व्यक्ति का अपलिफ्टमेंट हो सकता है। और आगे यही हमने देखा, सावित्री बाई फुले इंडिया की पहली टीचर बनती हैं, और 1848 पुणे में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल की स्थापना होती है। सावित्री बाई फुले ने सत्य शोधक समाज में भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सावित्रीबाई फुले ने काव्य फुले भी लिखी है, ये आपको याद रखना है, 1854 में, जो कि एक सोशल इश्यूज पे लिखी हुई पोएम्स का कलेक्शन है। इसके अलावा 52, काशी, सुबोध, रत्नाकर, ये बुक है, ये भी आपको याद रखनी है। और महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल का भी गठन किया जाता है 1852 में, जिसमें वुमेन राइट्स और वुमेन एजुकेशन के बारे में बात की जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो है बाल हत्या प्रतिबंधक, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। तो ये एक शेल्टर होम था जहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन्स को रखा जाता था। तो हम देख लेते हैं
बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हमें पता है बी आर अम्बेडकर जी हमारे संविधान के फाउंडिंग फादर हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो अगस्त 1947 में पहली मीटिंग हुई थी, इसमें 7 मेंबर हैं, उसके चेयरमैन रहे हैं। बी आर अम्बेडकर एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो एक ज्यूरिस्ट रहे हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसके माध्यम से एससी और लोअर कास्ट के पीपलों को एडुकेट किया। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने यह सभा बनाई। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन होता है। इसी के साथ 1956 में बी आर अम्बेडकर खुद की एक पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं जल्दी से। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे मूक नायक, जो 1920 में लिखी गई। फिर है बहिष्कृत भारत, 1927 में लिखी गई। क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी एक इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक एक बुक लिखी। साथ ही इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस, ये भी एक बुक लिखी। ये नाम सीधे आते हैं एग्जाम्स में, आपको बस याद रखना है कि किससे संबंधित है। एग्जैक्ट याद नहीं भी हो पाए कोई बात नहीं, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कौन से लीडर से संबंधित है ये किताब। साथ ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बहुत फेमस बुक है, ये लिखी गई थी। आपको याद रखना है ईयर याद रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। और आप चाहो तो देख सकते हो सीडीपीएफ और यूपीएससी के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा महाड़ सत्याग्रह 1927 में, जब बी आर अम्बेडकर एलसी की लड़ाई के लिए चावदार टैंक से वाटर उठाते हैं, निकालते हैं, और एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस देते हैं, ब्राह्मणिकल सुपीरियोरिटी और अपर कास्ट सुपीरियोरिटी को चैलेंज करते हैं। साथ ही 1927 में ही दिसंबर में मनुस्मृति को वे जलाते हैं, सिंबॉलिक तरीके से अपर कास्ट डोमिनेंस को रेजिस्ट करते हैं। हमें ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि बहुत कम लीडर्स थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और उसमें से एक थे बी आर अम्बेडकर जी। राइट। और हमें पता है कि 1930, 31 और 32 में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। बाद में हमें ये पता है कि बी आर अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध बौद्ध धर्म को अपना लिया था 1956 में। तो उन्होंने एक नया बुद्धिज्म, एक न्यू आइडियोलॉजी पे बेस्ड बनाया था, जिसका नाम था नियो बुद्धिज्म, जिसे नवयान भी कहा जाता है। जैसे हीनयान महायान, वैसे ही नवयान। और 1956 में लगभग 5 लाख इनके फॉलोअर्स भी इनके साथ, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बी आर अम्बेडकर जी से। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे और याद आ रहा है, जो 1925 में हिल्टन यंग कमेटी बनती है, जिससे आगे चलकर 1934 में आरबीआई का गठन होता है। तो उसमें भी बी आर अम्बेडकर जी ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी अपना जर्नल वहां पे पेश किया, और साथ ही साथ उन्होंने अपने आइडियाज भी दिए। तो बी आर अम्बेडकर जी का आरबीआई के गठन में एक इम्पोर्टेंट भूमिका है, आप ये याद रखिए। और हम देख लेते हैं गांधी जी से इम्पोर्टेंट रोल क्या कर रहे हैं। तो गांधी जी के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए हम बस इम्पोर्टेंट बुक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो एक हो गई माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, दूसरा हो गया इन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी, और ये कब लिखी थी, 1909 में।
जब लंदन से ये साउथ अफ्रीका जा रहे थे। तीसरा है, हमें याद रखना है, इंडियन ओपिनियन। ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखी थी 1904, 03 में, आई गेस 3 में, जब ये साउथ अफ्रीका में थे। और हमें पता है कि हरिजन सेवा सेवक संघ का भी इन्होंने गठन किया था। तो हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। गोपाल बाबा वलांकर के बारे में देख लिया कि ये ज्योतिबा फुले से इंस्पायर थे और उन्होंने वाइटल विध्वंसक लिखी। ज्योतिबा फुले के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सावित्री बाई फुले के बारे में डिस्कस कर लिया, B R अम्बेडकर जी के बारे में डिस्कस कर लिया, गांधी जी के बारे में डिस्कस कर लिया। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर कर लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the book Desher Katha, written by Sakaram Ganesh Dioskar during the freedom struggle, consider the following statement. Which of the following statement is correct? Correct पूछा है। It warned against the colonial hypnotic conquest of the mind. Now, ये आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो बहुत जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। एक प्लेन स्टेटमेंट है जिसमें हमें ज़्यादा डाउट भी नहीं आएगा, बिकॉज वो पीरियड ही ऐसा है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का कि हम बताएंगे कलोनियल स्टेट और उनके जो भी आइडियोलॉजी उसे एक्सपोज करें। दिस काइंड ऑफ वेरी जनरल स्टेटमेंट, ये ट्रू ही होगा। इट इंस्पायर्ड, और ये ट्रू है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे माइंडसेट वहां पे काम करता है। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग। तो बस ये होना चाहिए कि ये जो बुक है ये उसी के आसपास लिखी है, ये आइडिया होना चाहिए। तो हाँ, ये 1904 के टाइम पे ही लिखी गई थी। तो यस, स्वदेशी को इंस्पायर किया है। द यूज ऑफ वर्ड देश by Dioskar was in the specific context of the region of Bengal. No, it is wrong. It was in the context of a nation. तो ये एक नेशन की जो आइडियोलॉजी है वो लोगों में जगाना चाह रहे थे। रीजनलिज्म को नहीं प्रमोट करना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि हम सबके अंदर एक यूनिटी आए और एक नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप हो, इसलिए ये थी। अब ये जो क्वेश्चन है ये जनरली हम स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं पढ़ते हैं। ये वन ऑफ क्वेश्चन होता है, जनरली ऐसे UPSC क्वेश्चन देता है आपको, आपका जो माइंड सेट है उसे थोड़ा हिलाने के लिए एग्जाम कंडीशंस में। तो फिर भी हमने इसको डिस्कस कर लिया, क्योंकि अगर कोई चीज आती है, ऐसा कुछ रिपीट होता है, फिर यही बुक आ जाती है दियो देशेर कथा किसने लिखी, तो आपको याद होनी चाहिए देशेर कथा सकाराम गणेश देवकर ने लिखी थी। ये बंगाल से थे और ये बुक इन्होंने बंगाली में लिखी थी, और बंगाली में बहुत फेमस बुक थी, और स्वदेशी में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल था। तो ये तो हमने याद कर लिया। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये कब चालू हुआ। ऑफिशियली अगस्त 7 1905 को चालू होता है, जब कैलकाटा टाउन हॉल में मीटिंग होती है उसके बाद से। और फिर हमने देखा कि बहुत सारी इंडिजिनस एंटरप्राइजेस का गठन होता है। हर चीज में हमें स्वदेशी करनी थी, हमें स्वदेशी कपड़े वस्त्रों का इस्तेमाल करना था, स्वदेशी इंडस्ट्रीज बनानी थी। तो इसी में हमने देखा कि स्टीम नेविगेशन कंपनी बनती है VO चिदम्बरम पिल्लई जी के द्वारा, और बंगाल केमिकल फैक्ट्री बनती है PC रे के द्वारा। साथ ही हमने देखा बहुत सारी समितियों का गठन होता है, जैसे स्वदेश बंधप समिति अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा। फिर नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन बनती है अगस्त 1906 में। और इस समय पे वाइसरॉय कौन था? कर्जन था, ये आपको याद रखना है। साथ ही संजीवनी न्यूज़पेपर भी इस समय लाया गया था, किसके द्वारा? के मित्र के द्वारा। ये भी एक UPSC का PYQ है। के मित्र आप याद रखिए, ये मॉडरेट थे, मॉडरेट लीडर थे। एक है प्रमोद कुमार मित्र, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये अनुशीलन समिति से इनका संबंध है, पर ये मॉडरेट लीडर है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये याद रखिए। तो हमने इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ हम इससे डिस्कस कर सकते थे वो हमने कर ली है, और इसी तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो बस ये याद रखिए, जब भी ऐसे जनरल स्टेटमेंट आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जनरली सही रहते हैं। ये किसी स्टैंडर्ड बुक से उठाए जाते हैं जो नॉर्मली हम UPSC में नहीं पढ़ते हैं, बट जो
ऑप्शनल में पढ़ी जाती हैं किताबें, उनसे उठाए जाते हैं स्टेटमेंट, तो ये सही रहते हैं। इस टाइप के स्टेटमेंट जो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाते हैं कि यार यहाँ पे हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बस इसमें ही डाउट होता था, एटलीस्ट अगर नहीं भी पता होता थी तो मैं, ये तो है कि वन और टू सही है तो ये ऑप्शन काट सकता था, वन और टू सही है, तो 50-50 हम पहुंच सकते थे कि या तो ये होगा या तो ये होगा। और ये उस समय पे थोड़ा सा नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप करनी थी, इसलिए आंसर नहीं होगा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग phrases defines the nature of hundi generally referred in the source of post author period? नाउ हुंडी, हुंडी आज भी एक वर्ड है जो कॉमनली यूज होता है जब अगर कोई ट्रेडर्स क्या थोड़ा सा जानकारी होगी तो उसमें इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो इसमें एक ड्रॉअर होता है और एक ड्रॉई होता है। तो ड्रॉअर जो बिल तैयार करता है बोलता है कि मैंने आपको इतना माल इतनी डेट को दिया है और आप प्रॉमिस करते हो कि आप 2 महीने बाद मुझे मेरा इतना पैसा दे दोगे, और उसमें एक ग्रेस पीरियड रहता है। और ये ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है और उतने टाइम बाद उसको पैसा पे कर देता है। क्योंकि जनरली जो व्यापार होता है उसमें उधार पे काम चलता है कुछ समय बाद, क्योंकि लमसम अमाउंट थोड़े टाइम बाद आता है तो वो होता है, वही बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो इसी को हम हुंडी भी कहते थे। तो अब ये इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो भी एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में जो भी टर्म्स आए, जो भी आपको यूनिक लगे, चाहे वो एनसीईआरटी में मिले, आपको पीवाईक्यू से मिले, आपको टेस्ट से मिले, या आपको स्टैंडर्ड बुक से मिले, आपको उनको एक जगह कलेक्ट करके रखना है, बिकॉज मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही है और बहुत इजी होता है अगर पता है, और नहीं पता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बोलूंगा आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे याद होती जाएंगी आपको चीजें। तो हुंडी, यू कैन सी अ बिल ऑफ एक्सचेंज। और अगर आपको नहीं पता है तो देखिए क्या क्या घुमाने को है, एन एडवाइजरी इशूड बाय किंग टू हिज सबऑर्डिनेट, अ डायरी टू बी मेंटेन, एन ऑर्डर फॉर फ्यूडल लॉर्ड। तो बहुत क्लोज चीजें बनाता है यूपीएससी फिर, राइट। जैसे हमें कुछ टर्म्स, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि टंका आपको पता होना चाहिए, ये सिल्वर कॉइन होते थे दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। वैसे ही मुकद्दम क्या होता है, ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए। विलेज हेड होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। बटई सिस्टम क्या होता है, तो ये शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को बोलते हैं। जब्त क्या होता है, दहसाला बंदोबस्त सिस्टम क्या होता है, तो इसमें लैंड को हर 10 साल में असेसमेंट किया जाता था और जो भी एवरेज प्रोड्यूस निकलता था उसके हिसाब से टैक्स को फिक्स किया जाता था 10 साल के हिसाब से। फिर ऐसे ही खालिशा हो गया, तो इसमें जो भी लैंड होता है, खालिशा वो लैंड होता है जो सीधे राजा के कंट्रोल में आता है, और उससे जो भी रेवेन्यू होता है वो हमारी सेंट्रल ट्रेजरी में जाता है। ऐसे ही और भी टर्म्स है, इक्ता, जागीर। तो आप इन सब के बारे में याद रखिए, नोट्स बना लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि इनसे सवाल आते ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। कुल्लेवाप और ड्रोनवाप हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? लैंड मेजरमेंट, कॉइन्स हैं ये, अर्बन लैंड का क्लासिफिकेशन है, या रिलीजियस रिचुअल है? आप मुझे कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, और आपका काम है मैपिंग कीजिए ये जो भी है। तो मेजरमेंट ऑफ लैंड, तो आप देखिए कि एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में लैंड मेजरमेंट की डिफरेंट टर्म्स, तो आप जाइए चैट जीपीटी में और जेमिनाई में किसी में भी और डालिए डिफरेंट लैंड मेजरमेंट टर्म्स रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी और आप उससे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। वैसे ही कॉइन्स, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए और उसमें से आप देखिए कि अलग कॉइन्स का एवोल्यूशन देखिए आप कैसे हुआ है। ठीक है, पंचमार्क कॉइन से चीजें कैसे स्टार्ट हुई हैं, फिर गुप्तास के कॉइन्स की खास बात क्या थी, राष्ट्रकूटास के कॉइन्स की खास बात क्या थी, सातवाहनास के कॉइन्स कैसे थे, विजयनगर के कॉइन्स कैसे थे। कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और इससे क्वेश्चंस आए हैं। इनफैक्ट फनम आगे आप देखोगे 2022 आई गेस या 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो कॉइन ही है। पगोड़ा, वो भी कॉइन है विजयनगर के टाइम पे। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, और मैं यही कह रहा हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा टर्म से क्वेश्चन, यहाँ पे भी टर्म से क्वेश्चन वो सीधे देगा। कुल्लवाप द्रोणवाप यहाँ पे क्या है, आपको देखना है क्या है, तो आप मुझे आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या होगा, और एंगेज कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो एस्पिरेंट मेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं, टेक केयर, बाय।